हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चंस सॉल्व करने का जो मेरा तरीका है वो मुझे लगता है कि आपको वो तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत अच्छे से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसके लिए आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो लंबा सा गैप था कि वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रही थी, ये गैप ना रहे, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। और मैं वीडियोस में बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा गैप नहीं करूंगी। हर दिन वीडियोस आपको मैं दूंगी, हर दिन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर was not the first Nobel laureate without a university degree। तो इसमें एरर क्या होगा सेंटेंस में? वैसे मैंने डिवाइड नहीं किया है इसको पार्ट्स में, तो आपको जनरल सेंस में बताना है बिना डिवीजन के कि किस पार्ट में क्या वर्ड में हमारा एरर है यहाँ पे। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर was not the first Nobel laureate without a university degree। तो बेटा ये नाउन हो गया और ये नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ चुका है, क्योंकि पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो वॉज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और जब भी आप फर्स्ट यूज करते हैं तो उसके पहले दा हम यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो एक वर्ड है, जो नाउन है, जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसे हम सुपरलेटिव डिग्री में कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए पहले हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। नोबेल लॉरेट, ठीक है, द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो इस क्वेश्चन में गाइस अगर हम देखें तो कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज। क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या सेंटेंस में दिक्कत है, फटाफट से बताइए आप सभी। ओके, लेट्स सी गाइस। अगर मैं बात करूं यहाँ प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ नाउन है। एक चीज याद रख लेना कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करोगे तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना ही है। ठीक है, बिना आर्टिकल के वो आपका नाउन गलत कंसिडर किया जाएगा। अब वो आर्टिकल आ होना चाहिए, एन होना चाहिए या दा होना चाहिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आर्टिकल कैसे लगाना है आपको, तो देखो, अगर आपका नाउन जो है इनडेफिनिट है, यानी कि नाउन कैसा है उसके बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, आप अभी अभी उस नाउन को यूज कर रहे हैं, पहला नाम है कोई जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अनसर्टेन है अगर वो नाउन, तो साउंड के अकॉर्डिंग आ या फिर एन आप यूज करोगे। आपने बचपन से पढ़ा है कि वोवेल साउंड होगा तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आ आएगा। लेकिन जहां पर नाउन आपका डेफिनेट हो जाता है वहां हम द आर्टिकल यूज करते हैं। आगे मैं आर्टिकल्स के जब आर्टिकल का जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें ये चीजें आपको मैं बारीकी से बताऊंगी। लेकिन अब एक इतना कुछ समझा दिया तो एक एग्जाम्पल भी इसी बात पर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि देयर वॉज अ डॉग। अब यहाँ पर मैं किस डॉग की बात कर रही हूँ मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो मैंने बोल दिया देयर वॉज अ डॉग। अब इसके बारे में, इसी डॉग के बारे में आगे हम इंफॉर्मेशन देंगे तो द डॉग बोलेंगे, आ डॉग नहीं बोलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि जब चीजें नोन नहीं होती हैं, अननोन होती हैं, तो वहां हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, वो साउंड के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब चीजें नोन हो जाती हैं तो वहां हम आर्टिकल यानी डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम, हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? द प्रॉब्लम इज सर्टेन हियर, सो फॉर दैट रीजन वी हैव यूज्ड हियर द आर्टिकल। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप सभी को पता है कि क्या होता है, जब मिट्टी कटती है तो उसको सॉइल इरोजन हम कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रेपोजिशन आ चुका है, द प्रॉब्लम ऑफ ये हमारा प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हमने एक नाउन यूज किया है, तो ये हमारा सॉइल इरोजन, जिसमें ये इरोजन हमारा नाउन है जबकि सॉइल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया हुआ है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब दो नाउन एक साथ में यूज किए जाते हैं, जब दो नाउन एक साथ में यूज किए जाते हैं तो ये जो हमारा पहला वाला नाउन है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाता है, और ये जो सेकंड नाउन है ये नाउन रियल नाउन रहता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? नहीं आई तो मैं बता देती हूँ कि अगर बिना किसी कंजंक्शन के, बिना किसी प्रेपोजिशन के दो नाउन एक साथ आप यूज करोगे तो जो पहला वाला नाउन होगा वो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, और जो सेकंड नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन एंड प्रोनाउन मैंडेटरी है कि आना ही आना है, तो यहाँ पर हमने ये सॉइल ले लिया हमारा एडजेक्टिव एंड ये इरोजन हो गया हमारा नाउन। ठीक है जी,
आगे बढ़ जाते हैं, इज आ गया है। अब ये इज किसके लिए आया है, तो आप गौर से देखो, जो ये इज आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा प्रॉब्लम के लिए। क्यों मैम, क्योंकि बेटा ये ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अब हमारा रियल सब्जेक्ट तो प्रॉब्लम ही है ना, रियल सब्जेक्ट हमारा ये वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम वो अब यूज करेंगे, तो हमारे ये जो इज है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ जाते हैं। वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी ये एक्सप्रेशंस आप यूज करते हो, जैसे वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, इन सभी के साथ में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। क्या ये बात आपको मेरी समझ आ गई कि मैंने क्या बोला? अगर आपको समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में भी आगे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, बस सब्सक्राइब करते रहो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि जब सब्सक्राइब आप करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊंगी। ठीक है जी, तो मैंने कहा वन ऑफ, यहाँ पर द मिसिंग है तो मैं लगा देती हूँ, वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट्स। बेटा ये सीरियस यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, और इंपोर्ट्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, और जिसको हमने प्लूरल फॉर्म में यूज कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एक्सेट्रा, इनके साथ में हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन क्या यहाँ पर इंपोर्ट्स बोलना सही होगा? क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंपोर्ट्स, वी हैव टू जस्ट से द प्रॉब्लम, द इशू, क्योंकि स्टार्ट तो हमने प्रॉब्लम से किया, तो इंपोर्ट वर्ड यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर इंपोर्ट्स होगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी वर्ड से जो इसी कॉन्टेक्स्ट में हो। तो वो क्या हो सकता है? द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज, या फिर प्रॉब्लम्स, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये इंपोर्ट्स यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। अगर ये बात आपको मेरी समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है कि इंपोर्ट्स यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर इश्यूज या प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। इन वेरियस कंट्रीज, बिल्कुल सही है, वेरियस एडजेक्टिव है, और इसके साथ आप जब नाउन आप यूज करोगे तो वो हमारा प्लूरल होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। डोंट डिपेंड ऑन राजू। बताइए यहाँ क्या होगा प्रॉब्लम? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। इसमें क्या एरर होगा, आइए देखते हैं। लेट्स सी गाइस। सो अगर हम देखें तो डोंट डिपेंड ऑन राजू, यहां तक की बात तो बिल्कुल सही है। फॉर ही विल ऑलवेज, बेटा जब हम विल लगाते हैं ना, तो विल के साथ हम ये लेट्स नहीं यूज करते, क्योंकि विल और शैल या कोई भी मॉडल वर्ब हो, वैसे विल भी हमारा एक मॉडल वर्ब है, और विल, शैल या कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो उन सब के साथ में हम केवल V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स नहीं होगा, क्योंकि लेट भी हमारा क्या है, एक वर्ब है। लेट क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर विल है क्या मैम, हेल्पिंग वर्ब है, और लेट क्या है मैम, मेन वर्ब है। तो विल के साथ जो मेन वर्ब आएगा, क्योंकि विल भी एक मॉडल वर्ब है, और जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उन सब के साथ में हम V1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेट हो जाएगा, लेट्स नहीं होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपने वो गाना भी सुना होगा, लेट मी डाउन स्लोली, लेट मी डाउन स्लोली, डोंट लेट मी डाउन स्लोली। अब देखो यहाँ पर डोंट लेट मी, डोंट लेट मी, विल लेट मी, तो ये सबके साथ में आप लेट ही यूज करोगे, लेट नहीं, लेट्स नहीं करोगे। ठीक है। द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। आंसर बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? द हेडमास्टर, यहां देखेंगे तो हेडमास्टर क्लियर है कौन है, तो हमने दा लगा दिया है, और इसके साथ हमने एक प्रेपोजिशन यूज किया है, फिर हमने यूज किया है ऑल हिज सीनियर टीचर्स। ठीक है, फिर हमने एक वर्ब यूज कर रखा है, फिर एक मेन वर्ब है, फिर उसके बाद टू अटेंड यानी कि इन्फिनेटिव है ये मिलकर के, और फिर यहाँ द मीटिंग आ चुका है। अब इसको तोड़ेंगे, चलो गाइस हम तोड़ते हैं इसको। ठीक है, हेडमास्टर हमारा यहाँ नाउन है, सब्जेक्ट है, इसके बाद एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सीनियर टीचर्स हैं ये हमारे प्रेपोजिशन यानी विद के ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो रियल नाउन है वो क्या है, तो आपका जवाब होगा मैम ये हेडमास्टर हमारा रियल नाउन है, मेन सब्जेक्ट है। क्लियर है?
यस मैम क्लियर है। तो फिर हैव यहाँ क्यों आया बेटा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब यूज करते हो, फिर हैव क्यों कर दिया, तो आपका जवाब होगा ये, फिर यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज होगा। जो रियल सब्जेक्ट है वो हेड मास्टर है। क्लियर है इतनी बात। और हैज कम टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ तक की बात सही है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता देना। The redevelopment project is aimed not just providing good houses to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका। So let's get started everyone. So the redevelopment, यहाँ पर जो redevelopment है, this is here the noun, and the redevelopment project is aimed not just providing good houses to shanty dwellers but also, ये देख करके तो दिमाग में कुछ याद तो आया होगा कि मैम जो but also है ये इस अपने साथ एक और इसके पहले एक और कंजंक्शन लेकर के चलता है, दैट इज नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ मैम हम यूज करते हैं बट ऑल्सो, और इनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप सबको पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं पता है तो। नॉट ओनली के साथ में हम बट ऑल्सो यूज करते हैं बेटा, और ये हमारे जो है साथ में कंबाइंड कंजंक्शंस होते हैं। जो पोजीशन हमारी बट ऑल्सो की होती है, यानी बट ऑल्सो अगर किसी वर्ब के पहले यूज किया गया है, किसी नाउन के पहले यूज किया गया है, किसी प्रोनाउन के पहले यूज किया गया है, तो वही चीज हम नॉट ओनली के साथ भी करते हैं, यानी सेम पोजीशन इन दोनों की होनी चाहिए। अगर ये जिसके पहले यूज किया गया है उसी के पहले हम नॉट ओनली भी यूज करेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो हमने डेवलपिंग के पहले कर रखा है, यानी कि आईएनजी के पहले कर रखा है, तो अब यहाँ पर नॉट जस्ट नहीं होगा क्योंकि जस्ट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब क्या होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए। जस्ट यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है, या फिर हम कह सकते हैं कि जस्ट के बाद पहले भी हमें ओनली का यूज करना होगा क्योंकि बट ऑल्सो नॉट ओनली एक साथ ही आते हैं। आपने कहीं भी ओनली का यूज भी नहीं किया हुआ है तो बट ऑल्सो के साथ नॉट ओनली तो मैंडेटरी है। सो एम्ड नॉट ओनली आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, aimed not only just providing good houses। तो आपको यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं ना, बट ऑल्सो डेवलपिंग के पहले है तो प्रोवाइडिंग के पहले नॉट ओनली आना चाहिए। सो दिस इज द एरर इन द सेंटेंस। लेट्स मूव अहेड गाइस। She regards negotiating prices with customers as her special expertise। आंसर क्या होगा बताइए। So let's get started। She regards, अब देखो यहाँ पर she regards है, शी आपका सिंगुलर है, हमने रिगार्ड्स बोल रखा है, ठीक है। नेगोशिएट करना मतलब कन्विंस करना होता है। प्राइसेस को कन्विंस करती है, किसके साथ करती है, कस्टमर्स के साथ करती है। एज जैसे 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 हर उसकी स्पेशल एक्सपर्टीज हो। बेटा एक्सपर्टीज में ही स्पेशल है, एक्सपर्टीज खुद स्पेशल होता है, तो स्पेशल यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, आपको ये नहीं ऐड करना होगा। यहाँ पर जो एरर है हमारा वो इसी पार्ट में है। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे हैं। तो इसमें एरर क्या होगा गाइस, लेट्स सी। सो वी हैव बीन नोइंग, अगर हम बात करें इस नोइंग की ना, दिस नोइंग इज अ वर्ब, एब्सोल्युटली इट्स अ वर्ब बट इट्स अ स्टेटिव वर्ब। अब जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, इसमें आईएनजी हम नहीं लगाते। क्यों ऐसा होता है मैम, मैं बताती हूँ। स्टेट मतलब क्या होता है बेटा, स्थिति होती है, और ये जो स्टेट होता है ये कभी मूवमेंट नहीं करता है, ये कभी कोई हरकत नहीं करता, इसलिए हमेशा इसे हम V1, V2, V3 या V5 यानी कि सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, कभी से आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देती हूँ आपको। अगर मैंने नो लिखा बेटा, तो नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है। अब ये जानना किसी को, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, एज अ वर्ब नहीं करते हैं। अगर इसे हम एज अ नाउन करना चाहें, वर्बल नाउन करना चाहें, तो आराम से कर सकते हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, एक और पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ जिससे चीजें कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूजन आपके लिए ना हो, आप उसमें इसमें कंफ्यूज्ड ना हो, बहुत क्लियर वे में समझाऊंगी आपको, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा नो, फिर मैंने बेटा बोला जैसे कि लव, जैसे मैंने बोला हेट, ठीक है, जैसे मैंने बोला बेटा आपका रिमेम्बर। तो अब देखो ध्यान से, ये सारे वर्ड्स जो है ये हम स्टेटिव इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें कोई हरकत नहीं होती है, इसमें कोई एक्शन फिजिकल नहीं होता है, तो ये स्टेटिव होते हैं। और इनको हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, इनको हम V1 फॉर्म में यूज करेंगे, V2, V3, V4 आईएनजी होता है तो इसमें नहीं करेंगे, और V5 होता है सिंगुलर वर्ब, तो हम केवल इनको 4 ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें आईएनजी भी लगता है, एक केस में लगता है। कब लगेगा मैं बताती हूँ आपको।
जब जब ये सारे जो वर्ब्स है, अगर इज एम आर, वॉज, वर, ठीक है, इनके साथ आईएनजी फॉर्म में आ गए तो क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। अगर ये सारे वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स या कोई भी वर्ब आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, अगर ये इनको हम इज एम आर, वॉज एंड वर के साथ, बीइंग और बीइंग के साथ हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो कंप्लीटली रॉन्ग है। लेकिन अगर हम इनको प्रेपोजिशन के बाद, सोचो, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे हम, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि knowing the result of him, I started beating him. Knowing the result of him, I started beating him. तो यहाँ देखो, ये knowing यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ये नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है। एक और ले लेते हैं। I infatuated at his understanding. तो बेटा यहाँ पर ये जो अंडरस्टैंड करना ये भी तो एक वर्ब हो गया ना, और इसमें भी ये कोई मतलब ऐसी कोई फिजिकल एक्शन इसमें भी नहीं होती है, इसमें भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग बोला तो यहाँ पर सही है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी आपके स्टेटिव वर्ब्स हैं, अगर इनको इज एम आर, वॉज एंड वर, बीइंग और बीइंग के साथ अगर आपने इनको अगर आपने इनको आईएनजी फॉर्म में यूज किया है तो गलत है। लेकिन अगर आपने इनको प्रेपोजिशन के बाद यूज किया है या फिर आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया है तो बिल्कुल सही है, तब रॉन्ग नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी हैव नोन होना चाहिए, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। एक चीज याद रखना कि जो सेंस आपको यहाँ मिल रहा था लेकिन नोइंग होने पर यहाँ गलत था, वही सेम सेंस आपको हैव नोन आप जब बोलोगे तब भी वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे वर्ब्स जिनके आईएनजी फॉर्म हम नहीं यूज कर सकते हैं, उन वर्ब्स को अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना हो तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा मेथड है, उन वर्ब्स को सीधा सीधा कन्वर्ट कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंस वही सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। Neither of the teams are sensible enough to do this task. अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं नीदर की, तो नीदर जो है बेटा ये हमारा प्रोनाउन भी होता है और ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अब अगर नीदर एक प्रोनाउन है तो इसे हम कंसीडर करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। किस प्रोनाउन में कंसीडर करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो इंडेफिनिट हमेशा सिंगुलर होता है। इंडेफिनिट क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा प्रोनाउन है, अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव होता, अगर इसके बाद क्या होता? कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव होता। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर आया, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो नाउन या तो प्रोनाउन होंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये सिंगुलर है, ऑफ आ गया तो ये टीम्स हमारी बन गई इस ऑफ की ऑब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट नीदर है, नीदर होता है इंडेफिनिट और इंडेफिनिट हमेशा सिंगुलर होता है। तो जितने भी हमारे इंडेफिनिट है जहाँ क्लियर हमें नहीं होता कि नंबर ऑफ पीपल, पर्सन या थिंग्स कितने हैं, तो वो इंडेफिनिट होते हैं, उनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब हमेशा उनके साथ में हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। सो नीदर ऑफ द टीम्स इज सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। सो आंसर हमारा आर के प्लेस पर इज हो जाएगा। If I was he, I wouldn't accept the project. Guys, बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है कि जब हम चीजें हाइपोथेटिकल वे में लेकर के जाते हैं या हाइपोथेटिकल वे में बोलते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हाइपोथेटिकल जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल पास्ट में आते हैं। आपको लगेगा कि मैम ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, क्योंकि सिंपल पास्ट में मतलब कहने का है कि जब हम हाइपोथेटिकल यानी कि जब हम काल्पनिक स्टेट में चले जाते हैं, काल्पनिक चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो,
सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजेंट मैटर, आप उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर यूज करोगे। तो यहाँ पर इफ आई वर हो जाएगा। इफ आई वर ही, आई वुडेंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। तो क्या होना चाहिए इसमें एरर? लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। द टीचर एडवाइज्ड, टू नहीं होगा, एडवाइस वर्ड के साथ हम कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, सो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग इमीडिएटली। इसमें एरर क्या होगा बताओ? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, और एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले प्रोनाउन का कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा पॉजेसिव फॉर्म आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर हिज किया है। अगर आपने हिम किया होता तो रॉन्ग होता, अगर आपने मी किया होता तो रॉन्ग होता, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर आपने यूज किया होता यहाँ पर प्रोनाउन का तो वो कंप्लीटली रॉन्ग होता। तो एक चीज का ध्यान रखना कि वर्ब की आईएनजी से पहले अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बात करें तो कोई भी एरर नहीं है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इसमें एरर क्या होगा गाइस? देखो, ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये प्लूरल है, तो आर आना बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन गाइस आपको ये भी तो देखना होगा कि हमारा नाउन जो है वो क्या है, एक्चुअल में किस चीज की बात कर रहा है। वो एक यूनिट है, एक बुक का टाइटल है, या वो किसी कंबाइंड चीजों की बात कर रहा है, या वो एक प्लूरल है, सिंगुलर है, किस वे में प्लूरल है, किस वे में सिंगुलर है। यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, देन यू हैव टू यूज द वर्ब। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ बुक टाइटल, तो यहाँ पर इसे हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब जो आएगी हमारी वो सिंगुलर आएगी। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। सो हियर दिस लास्ट नाइट, it means कि the verb should, the sentence should be used in simple past. So let's find out what is an error in this question. The streets are so wet, streets इतनी गीली है, it should have rained। यहाँ पर should have नहीं बोलना है आपको, यहाँ पर बोलना है might have। क्यों ऐसा है? might have बोलना है या must have बोलना है, बट might have यहाँ पर possibility के सेंस में करेक्ट होगा। शुड हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि शुड हैव हम एक अलग सेंस में यूज करते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे ये बोलना है कि तुम्हें चले जाना चाहिए था लेकिन तुम गए नहीं, तुम्हें कर देना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं, उस सेंस में एक मतलब एक ऑब्लिगेशन के सेंस में हम शुड यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि पॉसिबिलिटी का सेंस है कि मतलब बारिश हुई होगी, पॉसिबिलिटी का सेंस, इसलिए यहाँ पर शुड हैव नहीं होगा, यहाँ पर माइट हैव होगा, क्योंकि माइट हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। अब एक एग्जाम्पल मैं शुड हैव का भी दूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा आई शुड हैव, I should have sat for the evening पूजा या worship बोल दो, evening worship, but I did not do। तो बिल्कुल सही है कि मुझे बैठ जाना चाहिए था इवनिंग वर्शिप में, लेकिन मैं नहीं बैठी, है ना, बट मैं नहीं बैठी। तो शुड हैव आपको समझ में आ गया कि किस सेंस में होगा। ऐसे ही आप एक वुड हैव भी यूज करोगे, और अगर एक पॉसिबिलिटी का सेंस होगा तो वहां पर माइट हैव होगा। तो ये सब ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं जो कि हो तो सकते थे बट हुए नहीं है। क्लियर है ना? तो वहां हम शुड हैव, वहां वुड हैव, और वहां पर कुड हैव यूज करते या माइट हैव यूज करते। तो यू विल गेट नो इट बेटर कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। लेट्स फाइंड आउट गाइस, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी। एंग्री ऑन मी नहीं होता है, एंग्री विद मी होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। तो एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशंस यूज हम करते हैं, एंग्री एट होता है और एंग्री विद होता है। एंग्री विद समथिंग, एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट समथिंग, और एंग्री ऑन सम कॉन्सेप्ट होता है, जो कि बहुत रेयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशंस होते हैं, एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट समथिंग। तो यहाँ अभी क्योंकि पर्सन है तो एंग्री विद आप करोगे, एंग्री ऑन नहीं करोगे।
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आ जाओ, इसी एंग्री पर एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉज एंग्री with me at my behavior at my behavior नहीं, क्या बोलते हैं, at the proposal on marriage, है ना, या हम ऐसे बोल सकते हैं शी इज एंग्री on the concept of marriage. So wherever you get the word concept, there will be use on, and behavior के साथ या कोई चीज के साथ angry at होगा, या कोई person होगा तो angry with होगा. Hopefully you get this. Next, the train will not start until the guard will blow the whistle. तो यहाँ हम क्या करेंगे बताइए? The train will not start, ट्रेन नहीं आगे बढ़ेगी, शुरू नहीं होगी, मतलब चलेगी नहीं जब तक जो गार्ड है वो विशल को ब्लो यानी कि बजाएगा नहीं. तो गाइज यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अंटिल है ये टाइम को रेफर कर रहा है. तो आप कोई भी वर्ड आप ऐसा यूज कर रहे हो जो टाइम और कंडीशन को रेफर कर रहा हो, टाइम और कंडीशन को बता रहा हो, उस सेंटेंस में हम कभी भी विल, शैल एंड वुड का यूज हम नहीं करते हैं. बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे टिल हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, इन केस हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, एज फॉर एज हो गया. सो यू हैव टू you can look these verbs, all the verbs, verbs तो है नहीं, all the conjunctions and adverbs are pointing out time and condition. तो जहां भी ये सारे वर्ड्स टाइम और कंडीशन को पॉइंट आउट करेंगे वहां हम कभी भी विल, शैल एंड वुड का यूज नहीं करेंगे. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. इन केस, अनटिल, अनलेस, टिल, प्रोवाइडेड दैट, एज फॉर एज सून एज लॉन्ग एज. ठीक है, इन सब के साथ में विल, शैल एंड वुड का हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंटिल द गार्ड विल ब्लो नहीं होगा, अंटिल द गार्ड ब्लोज होगा, until the guard blows the whistle. Hopefully you get this. Next, equator divides the earth into two hemispheres. बताइए इसमें क्या होगा गाइज. यहाँ पर इक्वेटर तो एक ही है ना, तो द हम यूज करेंगे क्योंकि डेफिनेट चीजों के साथ में द आता है, द इक्वेटर हो जाएगा. नेक्स्ट, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली. 17 में आंसर क्या होगा बताओ. See, we are asking a question. We are not explaining something. We are asking a question in this sentence. तो जो question जो interrogate करना होता है वो interrogative form में होता है. तो आप simple क्या बोलोगे, have you been doing. ये आपको सीधा पहले क्या रखना है, पहले आपको verb फिर subject फिर आगे के sentences को form करने हैं, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि हमारा interrogative sentence का जो form होता है वो कैसा होता है. Next one. As for the issue of land encroachment in village is concerned, people will have to make a start from their villages by sensitizing and educating the villagers on this issue. आइए इसको समझते हैं. As for the issue of land encroachment, encroachment का मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प लेना. इसको हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं अतिक्रमण कर लेना. इन विलेजेस इज कंसर्न, जितना मतलब एक जो ये इशू है, जो प्रॉब्लम है लैंड एनक्रोचमेंट का विलेजेस में, पीपल विल हैव टू मेक अ स्टार्ट फ्रॉम देयर विलेजेस बाय सेंसिटाइजिंग एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन द इशू. तो आप लोगों को क्या करना होगा, उनको एक मतलब एक शुरुआत करनी होगी कि अपने विलेज के लोगों को वो एजुकेट करे और इस चीज के लिए संवेदनशील करे, उनको अच्छा बुरा अपना पता लगे और इस प्रॉब्लम का इस तरीके से वो क्या करे, इस तरीके से सोल्यूशन मिल पाएगा कि हमारे जो लोग हैं विलेज के वो मतलब समझना स्टार्ट करे, सेंसिटाइज करे, एजुकेट करे इस प्रॉब्लम को लेकर के. ठीक है जी. तो यहाँ पर देखो जो प्रॉब्लम है वो एज फॉर एज में नहीं है, यहाँ पर सो फार होना चाहिए. सो फार का मतलब या तो आप एज फॉर एज बोलो या तो सो फार बोलो. सो फार भी है सही यहाँ पर, या फिर एज फॉर एज बोलो. तो दोनों ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों ही आप कर सकते हैं. ठीक है जी. तो प्रॉब्लम हमारा इसी पार्ट में है, बाकी सारी चीजें ठीक है. एज फॉर एज या सो फार द इश्यू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेस इज
अब क्योंकि एनक्रोचमेंट इज आर नाउन, सॉरी यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो द इशू है, तो इशू इज आर नाउन। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इज लगा दिया है, इज कंसर्न्ड, पीपल विल हैव टू मेड अ स्टार्ट, मेड नहीं होगा, यहाँ पर एक और एरर आ गया है, विल हैव टू मेक अ स्टार्ट, मेड नहीं होगा, मेक अ स्टार्ट फ्रॉम देयर विलेजेस बाय सेंसिटाइजिंग एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन द इशू। चलिए, जो एरर होगा हमारा दो दो पार्ट में है, एज फॉर एज या सो फार होगा, और यहाँ पर क्योंकि 2 + V1 होता है बेटा, तो यहाँ पर हम टू मेक अ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। A year has been gone by since he left us and we never hear any news of him. So इसको हम देखेंगे क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब 1 साल निकल गया, हमने उसको हमें छोड़े हुए, और हमने उसके बारे में कोई बात ही नहीं सुनी, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई, तो ये इसका मतलब सेंटेंस का सेंस इमोशनल भी कर दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ। अ ईयर हैज बीन गॉन बाय, मतलब 1 साल टोटल निकल गया है। ठीक है, सिंस ही लेफ्ट अस, और सिंस ही लेफ्ट अस एंड वी नेवर हियर एनी न्यूज ऑफ हिम, और हमने उसके बारे में कुछ भी न्यूज नहीं सुना, तो यहाँ पर हर्ड हो जाएगा, हियर नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे, एंड कैसा लगा ये सेशन ये भी बताएंगे, और इसके बाद क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ये कमेंट में जरूर बताना। मैं कमेंट सबका पढ़ूंगी, सबका रिप्लाई करूंगी इस वीडियो में। एंड एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बिना गैप के आपके साथ जुड़ी रहूं हमेशा, तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।